तो सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैंपल मेथड के बारे में। सैंपल मेथड के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सैंपल मेथड इज दैट मेथड in which data is collected about the sample of a group of items taken from the population for examination and conclusions drawn on their basis। तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि एक कोई पॉपुलेशन साइज है, राइट। इसमें कई सारे पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने 5-6 को, मान लो कि 20-25 हैं, तो मैंने 5-6 को ले लिया और उनसे डेटा लिया मैंने, तो इसको बोलेंगे सैंपल मेथड। और इनसे मिले ही डेटा पे, जो 5-6 लोग हैं इनसे ही मिला जो भी डेटा है उसी पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट, जो अपना निर्णय है वो आउटपुट है मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। सैंपल मेथड इज वाइडली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। कह रहे हैं भाई सैंपल मेथड तो हम जनरली अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ लेडी इन द किचन, जैसे कि एक महिला जो किचन में काम करती है, कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट ओनली ए ग्रेन और 2 of the rice of to know whether the rice is boiled or not। बहुत सही लिखा है। चावल, जब चावल पतीले में बनाते हैं, ठीक ना, तो पतीले का 2 दाना निकाल के चेक कर लेती हैं औरतें। 2, 4, 3 दाना जो भी है निकाल के चेक कर लेती है कि जो चावल है वो कच्चा है या पक गया है। इसको क्या बोलते हैं? ये तो सैंपल मेथड ही हुआ ना। कितने सारे दाने होंगे, आई थिंक हजारों दाने होंगे या लाखों दाने होंगे। उन दानों में से 4 दाना निकाल कर हमने चेक कर लिया कि भाई चावल पक गया या नहीं, और उसी की बेस पे हम पता कर लेते कि बाकी सब भी पक गया होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सैंपल मेथड में 4 दाने लिए, सब लोग करते हैं ना घर में, सबकी मम्मियाँ या जो भी घर में खाना बनाते हो, पापा बनाते होंगे, भाई बनाते हो, कोई बनाता होगा, बहन बनाती होगी, तो वैसे चेक करते हैं। सेम चाय भी है, अगर चाय बन रही है या कोई सूप वगैरह बन रहा है तो हम क्या करते हैं, 1 चम्मच निकालते हैं या तो चम्मच से पी लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसी है, मीठा है, जैसे चाय है तो कितनी मीठी है, अदरक कैसी है, इलायची वगैरह जो भी डाले हैं वो कैसी है, यानी चाय कैसी बनी है। तो उस 1 चम्मच से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि बाकी चाय भी अच्छी होगी या जैसी भी, जो टेस्ट आएगा उसी हिसाब से हम समझ लेते हैं कि हाँ बाकी का भी ऐसा ही है। यही निष्कर्ष निकालते हैं ना, वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। तो बाय एग्जामिनेशन ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, बॉडी में ब्लड होता है 5 लीटर के आसपास माना जाता है ब्लड होता है किसी भी शरीर में, अच्छे खासे शरीर में, जवान शरीर में, राइट, यंग में। और डॉक्टर डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन। यस, जब ब्लड ग्रुप निकालना होता है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, A+, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, और AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, और आई थिंक O पॉजिटिव भी होता है और O नेगेटिव भी होता है। आई थिंक 8 ग्रुप होते हैं मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, साइंस के बारे में इतना नहीं मालूम, मुझे इतना पता है। तो करते क्या है, जब डॉक्टर ब्लड ग्रुप पता करते कैसे करता है, हमारी उंगली में छोटा सा यहाँ पे छेद करेगा, यही करते हैं ना, उंगली में या नसों में कहीं छेद करके, जनरली उंगली में छेद करके वो कांच पे 2-4 बूंद लेकर वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा। तो उन 4 बूंदों से ही पता चल जाता है कि हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो कौन से ग्रुप का है। इसको बोलते हैं सैंपल मेथड। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ब्लड ही निकाल लेंगे उसके बाद सबको चेक करेंगे या जो पतीला था चावल का, सारे चावल को चेक करते दबा दबा के, जो भी लाखों हजारों चावल होंगे, नहीं ना, ठीक है। तो सैंपल मेथड के भी अपने फायदे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लिखा था। कहाँ कहाँ सुटेबल है सैंपल मेथड? तो सैंपल मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्जर। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम हर किसी तक पहुँच नहीं सकते, हर किसी तक हमारी पहुँच है नहीं, ना हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं, ना उतने लोग हैं कि ट्रेनिंग दें। जब ऐसे सब इश्यूज आते हैं तो हम लोग सैंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी पॉपुलेशन है उसके हर ग्रुप से, हर डाइवर्सिटी से हम क्या करते हैं, जितने हमको सैंपल चाहिए हम उतने सैंपल ले लेते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। तो बड़े पॉपुलेशन में ये सैंपल मेथड बहुत फायदेमंद है। जबकि सेंसस मेथड किस में फायदेमंद था, जब सैंपल साइज जब पॉपुलेशन साइज क्या हो, कम हो, राइट। दूसरा, सैंपल मेथड सुटेबल होने के लिए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। यस, अगर आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप सैंपल मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए 100 लोग हैं और हमें जानना है उन लोगों के बारे में, वो एक गांव के 100 लोग हैं और उस गांव के बारे में हमें समझना है, तो उसमें से मैं 10 लोगों को बुलाकर बात कर सकता हूँ और समझ लूंगा कि हाँ भाई इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं या इस तरह के लोग पाए जाते हैं इस गांव में।
जब मुझे डाटा एकदम करेक्ट नहीं चाहिए तब, मतलब एकदम जरूरी नहीं कि डाटा करेक्ट ही हो, मुझे चलेगा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, राइट। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि ये हम लोगों ने जब सेंसस में पढ़ा था तो वहां पे ये रिक्वायर्ड था, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है। क्या? इंटेंसिव एग्जामिनेशन, यानी एकदम गहराई से जांच नहीं करनी है, मुझे बस ऊपर ऊपर समझना है। सिंपल मतलब, एग्जामिनेशन का मतलब होता है जांच करना, इंटेंसिव का मतलब होता है गहराई से जांच करना। जब गहराई से जांच नहीं करनी है, बस ऊपर ऊपर चीजें समझनी है, मामला समझना है, तो हम क्या करेंगे, हम सैंपल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ है व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर। कह रहे कि भाई यहाँ पे 50 लोग हैं और सब एक जैसे हैं, एक ही जगह से आए हैं, तो मैं सबसे इंक्वायरी क्यों करूं? 5 लोगों से बुलाकर बात करूंगा और छोड़ दूंगा। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ये कुछ सुटेबल पॉइंट्स थे, इन्हें ध्यान रखना है कि ये मेथड कहाँ सुटेबल है। अब आते हैं मेरिट्स पे। सम ऑफ द प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ द सेम सैंपल मेथड आर एज अंडर। तो सबसे पहले है कि इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल किस सिचुएशन में है? सैंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इकोनॉमिकल बिकॉज ओनली सब यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडी। तो इकोनॉमिकल मतलब आप यहाँ पे पैसे को ले सकते हो इकोनॉमिकल में, कि पैसे की बचत है एक तरह से, क्योंकि हम लोग सैंपल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इन्यूमरेटर्स नहीं लगेंगे, यानी इन्वेस्टिगेटर्स ज़्यादा नहीं लगेंगे, लोग ज़्यादा नहीं लगेंगे, ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, ठीक ना। तो इकोनॉमिकल है, यानी कि फायदेमंद है। कितना ही बड़ा साइज रहने दो पॉपुलेशन का, सैंपल चूज करना है, डिटेल लेना है और काम खत्म करना है, ठीक ना। दूसरा है टाइम सेविंग, क्योंकि इकोनॉमिकल इसलिए टाइम सेविंग भी है। क्या? इन दिस मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड। यस, बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है, उसमें से मैंने कुछ लोगों की ही इंक्वायरी की है, तो मेरा टाइम बच गया ना। जहां 100 लोगों की इंक्वायरी करनी थी, उसमें से मैंने 10 ही को बुला के इंक्वायरी कर लिया, 10 गुना टाइम बच गया मेरा। वरना 100 लोगों का इंक्वायरी करता तो 10 गुना टाइम ज्यादा देना पड़ता। मान लेता है 10 लोगों से इंक्वायरी करने के लिए 1 घंटे लग गए, 1 आवर, भाई इतने लोगों 10 लोगों से 100 लोगों से इंक्वायरी करने के लिए 10 घंटे देने पड़ते हैं, 10 आवर्स देने पड़ते हैं। तो मेरा क्या है, टाइम बच गया, ठीक है। एज सच द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टाइम सेविंग नॉट टाइम कंज्यूमिंग, राइट। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। एरर मतलब गलतियां, गलतियां। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना, पहचानना, ठीक है ना। तो गलतियां पहचानना है, ये मेरिट है। तो क्या लिखा है? बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, एरर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि भाई जब हमने हमारे पास डेटा कम होगा, 100 लोगों के डेटा में हमने बस 10 लोगों का डेटा लिया, मतलब 100 लोग थे, 100 में से सिर्फ 10 लोगों का डेटा लिया है, सैंपल मेथड इस्तेमाल किया है ना। तो अब बताओ कि चलो मैं पूछता हूँ, 100 लोगों का डेटा अगर लिया होता, 100 के 100 लोगों का डेटा लिया होता और 10 लोगों का डेटा लिया है, तो डेटा कहाँ कम है? 10 लोगों में। 100 लोगों में डेटा ज़्यादा है, यानी यहाँ गलती ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, कम है, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कहाँ गलती है। मतलब जो गलती मिलने का चांस है वो कहाँ ज़्यादा है, यहाँ है। मिलने मतलब पता चलने का, गलती हुई ज़रूरी नहीं है, गलती हुई है इसको चेक करने का चांस, सही तरीका कहाँ है, यहाँ पे। क्योंकि ये 10 ही लोगों का, तो हम लोग फटाफट चेक कर लेंगे भाई कोई गलती तो नहीं हुई है। लेकिन अगर 100 लोगों का चेक करना है तो गलती हो सकती है। ये ठीक उसी तरह समझ लो कि मान लो कि किसी कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और किसी कॉलेज में 20 बच्चों ने ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा। ए कॉलेज है, ए कॉलेज में 2000 बच्चों ने एप्लीकेशन भरा, बी कॉलेज में 20 बच्चों ने। तो 20 एप्लीकेशन चेक करना इजी है या 2000? सीधी सी बात है ना, 20। तो अगर 20 में कोई गलती हुई रहेगी तो हम पता कर लेंगे, क्योंकि हम 20 को देखने में 2-3 मिनट भी देखेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा कि किसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, किसमें क्या नहीं भरा है, कोई कॉलम तो छूटा नहीं है। लेकिन 2000 बच्चों का चेक करना है सेम टाइम में, कम टाइम में, तो बहुत चांसेस है यहाँ गलती हो जाए। गलती क्या हो जाए कि गलती पता ना चले, राइट, जबकि इसमें गलती पता चलेगी। तो क्या रहा है कि भाई गलती पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सैंपल मेथड इस्तेमाल किया है। टू दैट एक्सटेंड सैम्पलिंग मेथड शोज बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, sample method is more feasible in situation of large investigation than the sensor method which generally involve unaffordable cost. Yes, large investigation, कोई बहुत, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है, और मुझे पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा तो क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी लंबा हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़े
इन्वेस्टिगेशन में या पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे सैंपल मेथड बहुत जल्दी कारगर होता है चीज़ों को समझने के लिए। जबकि अगर मैं सेंसर मेथड इस्तेमाल करूँ तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन का मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, जो कि अनअफोर्डेबल कॉस्ट है, यानी कि बहुत खर्चा करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये मेरिट है सैंपल मेथड में। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। क्या है ये? देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स। यस, 100 लोगों की जगह अगर मैंने 10 लोगों का ही डेटा लिया है तो मुझे 10 लोगों का ही डेटा मेंटेन करना है, तो ये आसान हो जाता है जो स्टाफ है उनके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब हो गया कि जो भी पेपर वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, उसमें आसानी होती है कि भाई इतने लोगों का ही हमें समझना है, ठीक ना। मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर कैन बी अपॉइंटेड। और क्योंकि कम लोगों का ही इंक्वायरी करना है तो मैं बहुत अच्छा एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकता हूँ। जबकि मुझे 100 लोगों की इंक्वायरी करना पड़ता तो भाई मुझे 10 इन्वेस्टिगेटर रखने पड़ते हैं, और 10 के 10 अच्छे मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। मोर साइंटिफिक, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये साइंटिफिक भी है, मतलब सही है। किसी ने कहा है, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू आर फिशर, जो भी इनका पूरा नाम हो, आर फिशर है, सैंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज सैंपल डेटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स। है, देखो ये वही बात हो गई कि जैसे एक क्लासरूम में 100 लोग हैं और एक क्लासरूम में 10 लोग हैं, चलो 10 बहुत ले लिया, 5 लोग हैं। आप मुझे बताओ, टीचर जो है, टीचर तो एक ही होता है जनरली, 100 बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा कि 5 बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा? पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, पढ़ाना तो सबको सेम ही पढ़ाएगा, ये टीचर भी और ये टीचर भी। ध्यान देने वाली बात है, इंडिविजुअली सबका नाम, इसको कितना आता है, किसको नहीं आता है। 100 लोगों के बच्चों में बहुत मुश्किल है, लेकिन 5 बच्चों के क्लास में आसान है। हम हर किसी का नाम, इवन फैमिली में पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, गरीब है, अमीर है, कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन कम है, उसके पेपर में कितने मार्क्स आए थे, सब याद रहेगा 5 बच्चों वाले क्लास में। ये यही कह रहे कि सैंपल मेथड क्या है, मोर साइंटिफिक बिकॉज द सैंपल डाटा कैन बी कनेक्टली इन्वेस्टिगेटेड और फ्रॉम वेरियस एंगल। तो इन 5 बच्चों के हम हर एंगल से स्टडी कर सकते हैं, हम समझ पाएंगे, इनके घर के बारे में समझ पाएंगे, इनके भाई बहन के बारे में समझ पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? हर तरह से हमें याद रहेगा कि घर परिवार से लेके, इनकम से लेके, पढ़ाई से लेके सब कुछ। लेकिन इन 100 बच्चों में कुछ ही बच्चों का मुझे याद रहेगा, 100 के 100 बच्चों का याद नहीं रहेगा। तो सैंपल मेथड बहुत सही होता है, सही तरीका है, ठीक है। आई होप समझ गए। अगला है डीमेरिट। भाई अब सबकी कमियां होती हैं, इसकी भी कमियां हैं। क्या है? पार्शियल, इट इज ओनली ए पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, द इन्वेस्टिगेटर बायस इज द सिलेक्शन in the selection of the sample is not ruled out, accordingly the result may be biased as well। क्या कह रहा है कि भाई, सेम एग्जांपल दूंगा, 100 लोग हैं, सैंपल मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ 10 लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया, या 10 लोगों की इंक्वायरी की, 10 लोगों से डेटा लिया, यानी 90 लोग छूट गए हैं। तो जब 10 ही लोगों की इंक्वायरी की है तो जो इन्वेस्टिगेटर है, कहाँ इन्वेस्टिगेटर, ये इन्वेस्टिगेटर है, ये अपना थॉट डाल सकता है बाकी 90 लोगों के लिए। इसने सिर्फ 10 लोगों की इंक्वायरी की है तो बाकी 90 के लिए ये अपना, मतलब इन्हीं 10 के बेस पे 90 को जज करेगा, इन्हीं 10 के बेस पे बाकी 90 जो भी लोग हैं उनको जज कर देगा। तो ये जो जज करना है इसी को बायस्ड कहा जाता है, पार्शियलिटी कहा जाता है। और ये कमी है, बिल्कुल है, क्योंकि हो सकता है ये 10 लोगों की थिंकिंग अलग हो, इनके डेटा अलग हो, इनकी चीज़ें अलग हो, और बाकी 90 लोगों के डेटा और थिंकिंग अलग हो, उनके प्रॉब्लम्स अलग हो सकता है, राइट। तो ये एक डिमेरिट है। रॉन्ग कंक्लूजन्स, अब क्योंकि हो सकता है डेटा ही मैंने गलत लिया है, 10 लोगों का जो डेटा लिया वो 90 लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि मैंने 10 लोगों को क्या सोच के लिया था कि ये 90 लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब डेटा ही गलत है तो क्या होगा, कंक्लूजन भी गलत बनेगा। इफ द सिलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, यस, ये जो 10 लोग मैंने चुने हैं, ये 10 लोग ये 90 लोग को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो द स्टडी में बी एंड अप विद द रॉन्ग कंक्लूजन। तो मेरा जो निर्णय निकलेगा इनसे, जो 10 लोगों से जो डेटा लिया है, उस डेटा पे जो भी मैं रिजल्ट बनाऊंगा, रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा या सही नहीं होगा, ठीक ना। जैसे चलो और एक एग्जांपल समझते हैं कि 100 लोग हैं, इस 100 में पुअर भी हैं और रिच भी हैं। अब मैंने क्या कि बिना खास इंक्वायरी के मैंने रैंडमली 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, रैंडमली मैंने क्या कर दिया, 10 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, ये पता करने के लिए कि कितने गरीब हो, कितने अमीर हैं। और जो 10 लोग सिलेक्ट किया, हो सकता है गलती मुझसे हो जाए। गलती क्या हो सकती है, इसमें से मैंने 9 लोग अमीर पकड़ लिए और एक गरीब पकड़ लिया।
तो इस हिसाब से मैं जब मैं 10 को मान के इनके बारे में सोचूंगा तो क्या नजर आएगा कि 100 में से 90 अमीर हैं और 10 गरीब हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हो सकता है रियलिटी में ये 10 में से 9 जो थे वही खाली अमीर थे, बाकी सभी 90 के 90 गरीब हैं या 91 गरीब हैं। समझ रहे हो मेरी बात, राइट? तो ये एरर है, ये एरर है, इसलिए कमी है, ठीक है। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यस, it is not very easy to select a sample which would represent the characteristics of the entire population। सही बात है, एक एरिया है, एक जगह है और वहाँ पे सैंपल सिलेक्ट करने हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सैंपल भी सिलेक्ट करना एक, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि भाई साहब ने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, ये पता करने के लिए कितने गरीब है कितने अमीर हैं, और इन्होंने जो 10 लोग सिलेक्ट किया उसमें से 9 अमीर निकले और एक गरीब निकला, जबकि पूरे 100 में सिर्फ 9 ही अमीर थे और वो 9 के 9 इसने यहाँ सिलेक्ट कर दिए, और इसने कंक्लूजन क्या बनाया कि भाई 90 लोग अमीर हैं और 10 लोग गरीब हैं, जबकि यहाँ पे 91 लोग गरीब थे, ठीक ना। तो डिफिकल्टी इन रिप्रेजेंटिंग सैंपल मतलब सिलेक्टिंग सैंपल, तो सैंपल सिलेक्ट करना भी एक मुश्किल काम है, कैसे सैंपल सिलेक्ट किया जाए ये भी एक सोचने का विषय है। Difficulty framing a sample, yes, sometimes the universe may be so diverse so that it becomes difficult to frame a sample। यानी कि सैंपल भी क्या लिया जाए, जैसे ऊपर मैंने सिर्फ अमीर और गरीब लिया, अब पुअर, रिच, हेल्थी, अनहेल्थी, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इसको बोल सकते हैं जॉब वाले लोग, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, राइट, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी बन सकती है। तो ये कैटेगरी बनाना यानी सैंपल सिलेक्ट करना ही, मतलब सैंपल किस तरह का सैंपल लूं वो सिलेक्ट करना भी एक काम है। एक तो ये है कि भाई सैंपल कौन सा लूं, भाई ये अमीरों का या गरीबों का है या इसमें अमीर गरीब मिक्स है, तो सैंपल कैसे सिलेक्ट करूं। और दूसरा, कितनी कैटेगरी बनाऊं सैंपल की, अमीर की बनाऊं, गरीब की बनाऊं, हेल्दी की बनाऊं, अनहेल्दी की बनाऊं, लिटरेट की बनाऊं, इलिटरेट की बनाऊं, राइट, एम्प्लॉयड की बनाऊं, अनएम्प्लॉयड की बनाऊं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि कैटेगरी कितनी की जाए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यस, सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर्स, one must have the technical knowledge of the choosing a representative sample from the universe। Persons who are well versed with all the techniques of sampling are not easily available। कह रहे भाई इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए जो होनहार बंदा चाहिए, इन्वेस्टिगेटर चाहिए या डेटा कलेक्ट करने के लिए जो इन्यूमरेटर चाहिए, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सैंपल बनाना और फिर सैंपल को सिलेक्ट करना ये बहुत ही टैलेंट का काम है, यूनिक काम है, जो हर कोई कर नहीं पाता, तो ये भी एक मुश्किल है, तो इसलिए डीमेरिट में लिखा हुआ है। तो डीमेरिट में हमने क्या पढ़ा, एक तो पार्शियलिटी होती है, यानी कि हम लोग पूरे सैंपल का नहीं, पूरे पॉपुलेशन का नहीं, पॉपुलेशन के कुछ हिस्से का स्टडी करते हैं, कुछ हिस्से का स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से रॉन्ग कंक्लूजन निकल सकता है, अपने बायस डाल सकते हैं उसके अंदर। सैंपल रिप्रेजेंट करे, उसको सिलेक्ट करने में हमें दिक्कत हो सकती है, सैंपल बनाने में दिक्कत हो सकती है, और स्पेशलाइज नॉलेज वाला बंदा यानी इन्वेस्टिगेटर मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ये सारे डिमेरिट हैं। अब अगला है इसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। सैंपल की इसेंशियल्स हम कह सकते हैं जरूरी चीजें, अच्छी चीजें क्या हैं, ठीक है, सैंपल क्या या सैंपल के लिए जरूरी क्या है। इसेंशियल मतलब जरूरी पकड़ लो, जरूरी यहाँ पे पकड़ लो, जरूरी क्या है सैंपल के लिए, एक सैंपल कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है। तो पहला देखना है सैंपल, हाँ हम सैंपल की बात कर रहे हैं, जब हम सैंपल सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो सैंपल कैसा होना चाहिए, सैंपल कैसा होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव पहला होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो रिप्रेजेंट करता हो बाकी पॉपुलेशन को। सैंपल में हमने क्या पढ़ा है कि भाई हम लोग कुछ, यहाँ पे कई सारे लोग हैं और कुछ लोग, यानी कि 100 हैं एग्जाम्पल, 100 में से 10 लोगों को लिया है, तो ये 10 लोग इन बाकी 90 को रिप्रेजेंट कर पाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखने के लिए क्या होना चाहिए, a sample must represent all the characteristics of the universe। it is not possible when each unit of the universe stand equal chance of being selected in the sample। तो बहुत जरूरी है कि वो जो 10 है 10 के 10 बाकी 90 को भी रिप्रेजेंट करते हों, अलग अलग ना हो। कहने का मतलब कि 100 लोग हैं, इसमें अमीर और गरीब मिक्स हैं, और मैंने 10 अमीर को ही चुन लिया स्टडी करने के लिए। तो जब मैंने 10 अमीर को ही चुन लिया तो ये 10, आपको क्या लगता है 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी पॉपुलेशन को? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गरीब भी था, यानी गरीब को भी लेना था।
जबकि मैंने सिर्फ किसको ले लिया, अमीर को ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है, सारे ग्रुप से कुछ ना कुछ लेने हैं ताकि सबको रिप्रेजेंट कर पाए। इंडिपेंडेंट, ऑल यूनिट्स ऑफ द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो जो भी हम लोग सैंपल लेंगे वो सैंपल क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी का उसका रिलेशन किसी और दूसरे से नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम्स इन ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भी हम लोग सैंपल लेंगे, यानी जैसे हमने 10 सैंपल लिया तो 10 अपने अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो टू बेसिक एसेंशियल ऑफ अ गुड सैंपल देयर आर, द सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट द सैंपल मस्ट बी एडुकेट इनफ टू अदर रिलायबल कंक्लूजन। राइट, ये दो बातें ध्यान रखनी है। अगला है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा या सेम, सेम बोल सकते हो, एक जैसे फीचर वाला। इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए यूनिवर्स, these samples should be homogeneous and not contradictory to each other। तो कहने का मतलब है, जैसे एकदम सिंपल, थोड़ा फनी है लेकिन सिंपल, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन हम लोग कर रहे हैं, यानी जनगणना कर रहे हैं। तो जनगणना करते वक्त हमें सिर्फ इंसानों को ही काउंटिंग करनी है सैंपल में। अगर मान लो सैंपल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो इंसानों को ही काउंट करना है। इसमें ये नहीं कि हम लोगों ने सैंपल में जानवरों को भी ले लिया, तो जानवर क्या होमोजीनियस नहीं है ना। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। इंसान और जानवर एक जैसे हैं क्या, नहीं ना। तो अगर हम इंसानों की जनगणना करें तो मतलब सैंपल भी उन्हीं का लेना है, ना कि जानवरों का ले लो। तो होमोजीनियस होना चाहिए, या फिर एक इंसान के ले लिया एक जानवर के ले लिया और कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। ठीक है। अगला है एडुकेसी। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडुकेट सो दैट some reliable conclusions are drawn covering the characteristics of the universe as a whole। एडुकेट में यानी पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि फुलफिलमेंट, पर्याप्त, हिंदी में कहा जाता है पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त मतलब जो भी सैंपल में सिलेक्ट करूंगा उसे डेटा क्या होना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अधूरा डेटा मिले, और जब अधूरा डेटा मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी सैंपल मैंने सिलेक्ट किया है, 100 लोग थे, 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया, तो 10 लोगों से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, जो डेटा लेना चाहता हूँ। अगर नहीं मिलेगा पूरा डेटा उनके पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यानी हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो खराब निकलेगा। ठीक है ना। कितना वक्त हो गया, चलो टाइम है। सो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम लोग सैंपल्स के मेथड ऑफ सैम्पलिंग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सैम्पलिंग के कितने मेथड होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सैम्पलिंग के दो मेथड जनरली दिया है, एक रैंडम सैम्पलिंग और एक लिखा है नॉन रैंडम। रैंडम में भी दो लिखा है, एक लॉटरी मेथड और दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। और यहाँ पे नॉन रैंडम में परपोजिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में, यानी इस वीडियो में हम लोग यहाँ रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे। चलो, सो रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल्स। यानी ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 100 लोग हैं, तो 100 के 100 सबका चांस इक्वल होना चाहिए सिलेक्ट होने का रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, 100 के 100 सबका चांस इक्वल होना चाहिए सिलेक्ट होने का, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं तुमको सिलेक्ट नहीं करूंगा, तुमको नहीं करूंगा। जो चांसेस क्रिएट किए जाएंगे वो सबके लिए सेम होने चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इन अदर वर्ड देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए, फॉर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो जब 100 लोगों में से सिलेक्ट किया जाएगा तो वहां पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति नहीं बनाई जाएगी कि कोई सिलेक्ट ना हो, मतलब किसी की स्थिति ना बनी सिलेक्ट होने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी स्थिति बननी चाहिए कि सब लोग सिलेक्ट, मतलब कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, राइट, कोई भी चुना जा सकता है।
Which of the various items of the universe would get selected in the sample beyond the control of the investigator? The selection is left entirely to the chance factor. This method is used particularly when various items of the universe are homogeneous or identical to each other. कह रहा है कि भाई रैंडम सैम्पलिंग कब इस्तेमाल करते हैं? जब सब कुछ एक जैसा होता है, तो हमें देखना नहीं पड़ता कि यार इसको लूँ कि इसको लूँ। जब सब एक जैसा है तो हम लोग रैंडमली ले लेते हैं, यानी किसी को भी ले लो। चलो जैसे बोलते हैं ना 10 लोग हैं, 10 पहलवान हैं और सबकी सेम बॉडी है, सेम ताकत है, सब कुछ है, तो फिर मुझे देखने की जरूरत नहीं कि मेरे सुरक्षा के लिए किसको ले लूँ, बोलूँगा यार किसी को भी बुला लो, राइट। यानी 10 के सेम, यहाँ पे क्या हो गया, 10 के सेम चांस बन गए, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है बॉडीगार्ड के तौर पे, राइट। सो दिस मेथड इज इम्पार्शियल, ये इम्पार्शियल होता है और इकोनॉमिकल होता है। रैंडम सैम्पलिंग में बी डन विद द एनी फॉलोइंग वेज। यहाँ पे देखो 2 तरीके से रैंडम सैम्पलिंग होता है। एक है लॉटरी मेथड, ध्यान देना कैसा लिखा है। In this method, paper slips are made for each item of the universe. These slips are shuffled in a box. Then impartially, some of the slips are drawn from a sample of the universe. आपने बहुत बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, आपने कि एक कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है, उसमें चिट्ठियां बना बना के, ठीक है ना, चिट्ठियां बना बना के डाली जाती हैं सबके नाम की, होता ना, नाम सबका लिख दिया और एक बॉल में डाल दिया किसी बर्तन में, पॉट में, और फिर कोई भी एक इंसान आएगा और उसमें से किसी एक चिट्ठी को सिलेक्ट कर देगा। तो यहाँ देखो सिचुएशन क्या बन रही है, एक तो सबका नाम लिख दिया, और उस बॉल में डाल दिया, यानी उस बर्तन में डाल दिया, तो क्या हो गया, सबके चांस बन गए सिलेक्ट होने के, यानी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। इसमें पार्शियलिटी है क्या, क्योंकि किसी को नहीं पता ना किस चिट्ठी पे किसका नाम है। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें सबको मौका मिले सिलेक्ट होने का। तो यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं, जो हम लोग बार बार 100 लोग पकड़ रहे हैं, उन 100 लोगों का नाम लिखकर यहाँ इस बर्तन में डाल दिया, तो सबके चांस बन गए ना सिलेक्ट होने के। हाँ, अगर मैं 100 में से 90 लोग का डालता तो यानी 10 लोगों को मैंने वंचित कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबको मौका देते हैं, सबकी स्थिति सेम होनी चाहिए सिलेक्ट होने की। अब मैंने 100 लोगों का नाम इसमें डाल दिया लिख के, अब किसी बच्चे को या किसी को भी भाई कहा, जो सीनियर या जूनियर, जो इसको भी मौका दिया कि भाई इसमें से एक चिट्ठी या 10 चिट्ठी उठाओ, चलो हम लोग 10 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो में से 10 लोग, तो 100 लोगों का नाम जो इसमें लिख कर डाला है, इसमें से बोलूंगा 10 लोगों को सिलेक्ट करो। तो उसको पूरे पॉट को हिलाया जाएगा, यहाँ वहाँ किया जाएगा, और हाथ घुमा के वो जो भी रहेगा वो 10 सिलेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं लॉटरी मेथड। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर लॉटरी मेथड, हम लोग रैंडम सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉटरी। रैंडम का मतलब ही होता है कि ऐਵੇਂ ही कोई भी ले लिया चलते फिरते हैं। रैंडम का मतलब रास्ते पे चल रहे हो, किसी से पता पूछना है तो आप सिलेक्ट थोड़ी करते हो कि इससे पूछूंगा, काली से पूछूंगा, गोरे से पूछूंगा, इस लंबे से पूछूंगा, चश्मे वाले से पूछूंगा, ऐसा नहीं सिलेक्ट करते हो ना। जब भी हम जाते रहते हैं और हम लोग किसी से पूछ लेते हैं, तो जो किसी से भी पूछ लेना उसको बोलते हैं रैंडम, एनी रैंडम पर्सन, राइट। तो पहली बात तो लॉटरी हो गई। लॉटरी मेथड में हमने पढ़ लिया, पेपर का स्लिप बनाते हैं, उस पर सबके नाम लिखते हैं, उसको एक पॉट में डालते हैं और उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है लॉटरी मेथड। अब है टेबल्स और रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स का टेबल यहाँ पे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बताता हूँ। तो टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या है, हम एक तरह का टेबल तैयार करेंगे। टेबल मतलब पेपर पे या कहीं पे भी, कंप्यूटर पे, यहाँ वहाँ कहीं पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल पे क्या होगा, हम बहुत सारे नंबर्स लिखेंगे, बहुत सारे नंबर्स। मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, रैंडमली समझ लो क्या है ये, ठीक है, इतना डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो और ऐसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, देख लेना है। ठीक है ना। अब इसमें रैंडमली नंबर लिखे जाएंगे, किसी के भी रैंडमली नंबर लिखे जाएंगे, मतलब उल्टा पुल्टा कैसे भी सिलेक्ट करने के लिए। और उसमें से जितने सैंपल मुझे चाहिए मैं ले लूँगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 × 7 42 नंबर्स हो रहे हैं। मान लेते हैं 42 लोगों का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने रैंडमली लिख दिया और किसी को भी बोला सिलेक्ट करने के लिए। तो इसमें से उसने 12 लोग का, 10 लोग का, 5 लोग का रैंडम सिलेक्ट कर दिया।
और सिलेक्ट करके फिर उस हिसाब से फिर इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। सेम वो बॉल जैसा ही है कि भाई हम लोग जो पॉट में चिट्ठी लिखे थे उसी की तरह है। यहाँ पे चिट्ठी बनाई थी और यहाँ पे टेबल पे नंबर लिख दिया बस सबका, और किसी को कहा कि वो नंबर सेलेक्ट करो कि भाई ये नंबर, वो नंबर, वो नंबर, वो नंबर, कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, ठीक ना। तो रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या हैं? फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड ऑन द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। क्या मेरिट्स हैं? दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यस, जो हमने पॉट वाला पढ़ा, यहाँ पे जो पॉट वाला हमने पढ़ा चिट्ठी वाला, इन्वेस्टिगेटर को बोला गया कि चिट्ठी सिलेक्ट करो। अब इन्वेस्टिगेटर को बिल्कुल नहीं पता कि किसमें किसका नाम है, सही ना। तो ये फ्री फ्रॉम बायस्ड है। फ्री फ्रॉम बायस्ड का मतलब कि उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि यार इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। उसको पता ही नहीं किसमें किसका नाम है और उसने सिलेक्ट कर दिया। तो ये फ्री फ्रॉम बायस्ड होता है, ये मेरिट है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यस, 100 के 100 सबका नाम मैंने लिख के डाला था इसके अंदर, यानी 100 के 100 सबका चांस बना था, यानी नसीब बन गई थी, यानी किसी का भी सिलेक्शन हो सकता था। तो ये जो चांसेस बना है सबका, इस ये है पॉजिटिव पॉइंट, यानी मेरिट में आएगा कि भाई सबको चांस मिला था सिलेक्ट होने का, राइट। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। यस, 100 के 100 लोगों का नाम इसमें डाला है और 100 के 100 लोग जो हैं वो कैसे हैं? एक जैसे हैं, होमोजीनियस हैं, एक तरह के हैं, ठीक है। और इसके बाद है दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। और ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भेदभाव नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई कुछ नहीं, चुपचाप सबके नाम की चिट्ठी डाली, चिट्ठी निकाली, जिसका नाम आया वो काम हो गया। वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरिट है वो क्या है? इट इज दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी बीइंग सिलेक्टेड। यस, ये सही में बहुत अच्छी बात है कि सबको मौका मिल रहा है। मौका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है ना कि जॉब के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि सबको मौका मिले। एक जो गरीब है और जिसके घर में लाइट नहीं है, किसी गांव कूचे में पड़ रहा है, और एक जो अमीर है जिसके घर में पूरी फैसिलिटी है, एसी वैसी, लाइट, दिन भर खाना पीना सब कुछ। जो गरीब है भूखा भी है, एक टाइम खाना, 2 टाइम खाना भी नहीं खाता। आपको क्या लगता है दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, लाइफ में आगे बढ़ने की? नहीं, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते, ठीक ना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है? जब दोनों की स्थिति सेम होती है, या तो दोनों गरीब होते हैं या तो दोनों अमीर होते हैं, तो कहा जाता है कि हाँ दोनों को सेम मौका मिल रहा है। ये वही बात हो गई कि यहाँ पे 2 लोग हैं भागने के लिए, यहाँ ये लाइन है, भाग के यहाँ पहुंचना है, ठीक ना, यहाँ भाग के पहुंचना है। इसके पास जूते हैं और इसके पास जूते नहीं है, तो इक्वल चांस नहीं बना। हो सकता है जिसके पास जूते नहीं उसके पैर में कंकड़ चुभ जाए और जिसके पास जूते वो अच्छे से भाग लें, है ना, तो इसको इक्वल चांस नहीं बोलते। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई इस रैंडम सैम्पलिंग का सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सबको इक्वल चांस दिया जाता है, सबको सिलेक्ट होने का चांस मिलता है, राइट। चलो आगे चलते हैं बिना ज़्यादा इमोशनल हुए, राइट। चलो डीमेरिट। However, there are 2 notable demerits of this method. These are as under। यहाँ पे 2 मेन इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं जो नोट किए जाने चाहिए। क्या? दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स। यस, अगर किसी बॉल में मैंने अमीर और गरीब दोनों का चिट्ठी डाल दिया, राइट, तो जरूरी नहीं कि जो 10 चिट्ठी मैंने सिलेक्ट की वो सिर्फ दोनों की ही मिक्स हो सकता है उसमें सिर्फ गरीब ही निकल जाए या सबके सब अमीर ही निकल जाए। तो ये डीमेरिट है ना। जब हमने गरीब और अमीर दोनों के ही नाम डाला था और दोनों पे ही हमें स्टडी करनी थी, दोनों से ही डाटा लेना था, और जब मैंने चिट्ठी सिलेक्ट की तो सारे के सारे अमीर निकल गए या फिर सारे के सारे गरीब निकल गए, तो ये भेदभाव हो गया। मतलब एक तरह से पार्शियल इन्फॉर्मेशन हो गया, पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो गया, इसलिए ये डीमेरिट में आ गया। और सेकेंड है रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। और कह रहा है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रैंडम सैम्पलिंग काम बिल्कुल नहीं आती, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है यहाँ पे लिखा नहीं है, होगा कुछ। तो रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट हैज़र्ड सैम्पलिंग, नोट द डिफरेंस। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? हैज़र्ड सैम्पलिंग नहीं है। ध्यान देना क्या है मतलब क्या इसका। देखो, रैंडम सैम्पलिंग इन
इज अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग और हैजर्ड सैम्पलिंग इज नॉट अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। हैजर्ड सैम्पलिंग का मतलब होता है कैसे भी सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि 100 लोग में से हमने 10 तो सिलेक्ट किए, लेकिन मैंने भागा भागी में, जल्दी जल्दी में, राइट, ढाई घाई में, मतलब जल्दी जल्दी में, एकदम एकदम अर्ली, एकदम टाइम कम है, मतलब ना एकदम टेंशन में, अफरा तफरी में हमने क्या कर लिया, 10 लोग को सिलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, हो सकता है हमने जो सिलेक्ट किया है वो गलत हो जाए। इसको बोला जाता है हैजर्ड सैम्पलिंग या हैजर्ड मैनर में हम लोगों ने सैम्पलिंग की है। जबकि रैंडम सैम्पलिंग के रूल्स हैं, जैसे रूल्स क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं ना, हमने पढ़ा भी। जो रैंडम सैम्पलिंग अलाउज एवरी देखो यहाँ पे लिखा भी है, रैंडम सैम्पलिंग अलाउज एवरी आइटम एन इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये हमने अभी समझा था कि रैंडम सैम्पलिंग में सबको मौका मिलता है एक जैसा सिलेक्ट होने का, जबकि हैजर्ड सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ एवरी आइटम टू एन इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी और बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये कुछ उसी तरह की बात हो गई कि 100 लोग इंटरव्यू देने आए हैं और हमने पहले 10 का ही इंटरव्यू लेकर जॉब सिलेक्शन बंद कर दिया, तो ये गलत है। इसको बोलेंगे हैजर्ड सैम्पलिंग। होना क्या चाहिए कि 100 के 100 सबका इंटरव्यू होना चाहिए, उसमें से हम लोग बेस्ट चुने, तो उसको बोला जाता है रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि सिंगिंग शो में होता है, डांसिंग शो में होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑडिशन देने आते हैं, सबको ऑडिशन दे दिया जाता है, तो जाके सिलेक्ट किया जाता है फाइनल वाले में। फाइनल वाले में हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पे कुछ 40-50 लोग ऑडिशन देते हैं, हाँ 40-50 लोग, और उसमें से कुछ 15 लोग को सिलेक्ट करना होता है, तो सबके ऑडिशन ले लेते हैं, उसके बाद 15 लोग सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब होता क्या, अगर मान लो कि 40 लोग आए हैं और उसमें से पहले ही 15 लोगों का इंटरव्यू लेकर बाकी लोग, सॉरी पहले ही 15 लोगों का ऑडिशन लेकर बाकी 40 लोगों को भगा दिया, क्योंकि वहाँ पे जो गाने जाएंगे लगभग लगभग सब ठीक ही गाते हैं, तो पहले 15 लोगों को सिलेक्ट करके बाकी भगा दिया, जैसे कि बाकी 25 लोगों को मौका ही नहीं दिया, तो ये हो जाता है हैजर्ड सैम्पलिंग, ठीक ना। चलो, सो अगला है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।